नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नई समीक्षा। तो जो भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नेट के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो उसके जो भी आगे के टॉपिक हैं हमने पढ़ लिए हैं और ये अगला टॉपिक है हमारा। तो चलिए देखते हैं नई समीक्षा क्या होती है। नई समीक्षा न्यू क्रिटिसिज्म यूनान पाश्चात्य काव्यशास्त्र और दर्शन का स्रोत माना जाता है और प्लेटो को पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय परंपरा का प्रारंभिक दार्शनिक माना जाता है। मतलब माना जाता है कि जो यूनान है वहाँ से ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र का उदय हुआ है और जो प्लेटो हैं वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के मतलब प्रारंभिक सबसे मतलब प्लेटो से ही जो दार्शनिकता है और जो दर्शन है और पाश्चात्य काव्यशास्त्र है मतलब वहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई समीक्षा आंदोलन है। तो नई समीक्षा क्या है? ये 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन है। तो नई समीक्षा एक आंदोलन है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक काल में इंग्लैंड और अमेरिका में साहित्यिक आलोचना से संबंधित यह सबसे बड़ा आंदोलन था। मतलब कि आधुनिक काल में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा आंदोलन था नई समीक्षा। ठीक है, इस आलोचनात्मक आंदोलन का उद्भव आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मक के रूप में हुआ। तो मतलब इसका उद्भव कब हुआ कैसे हुआ? आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मकता के रूप में हुआ नई समीक्षा का उदय। पश्चिम में रचना की इस समीक्षा पद्धति को नई समीक्षा नाम दिया गया। तो पश्चिम में जो वेस्टर्न कल्चर में रचना की इस पद्धति को मतलब रचना करने की इस तरीके को नई समीक्षा का नाम दिया गया। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर S.E. स्पिनगार ने 1911 ईस्वी में नई समीक्षा शीर्षक से नाम से शोध पत्र लिखा था। ठीक है, तो सबसे पहले नई समीक्षा का प्रयोग किसने किया? प्रोफेसर S.E. स्पिनगार ने, और उन्होंने एक नई समीक्षा नाम से एक शोध पत्र लिखा था। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मतलब 1911 में इन्होंने लिखा था और 1913 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इस नई समीक्षा शोध पत्र में स्पिनगार ने क्लासिकल, रोमांटिक, समाजशास्त्रीय, जीवनी मूलक आदि समीक्षा पद्धति को अस्वीकार करते हुए स्थापित किया था। मतलब इन्होंने जो नई समीक्षा शोध पत्र है उसमें इन्होंने क्लासिकल, रोमांटिक, समाजशास्त्रीय, जीवनी मूलक सभी समीक्षा पद्धतियों को अस्वीकार कर दिया था और नई समीक्षा को स्थापित किया था। ठीक है, कि समीक्षा वस्तुतः एक प्रकार की व्यक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। यह निश्चित है कि T.S. इलियट की पुस्तक द सीक्रेट वुड 1920 ईस्वी, मिल्टन मरे की पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाइल 1922 ईस्वी और I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी आदि कृतियों के माध्यम से नई समीक्षा के आधार तत्वों का विकास हुआ। मतलब ये जो 3 पुस्तकें हैं उसी से नई समीक्षा का जो आधार तत्व है वो बना। ठीक है, उसके बाद अमेरिका के I.A. रिचर्ड्स को नई समीक्षा का जनक माना जाता है। तो मतलब जो I.A. रिचर्ड्स थे उन्हें नई समीक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है, नई समीक्षा को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने वाले जॉन क्रो रैनसम के अनुसार रिचर्ड्स को माना जाता है। मतलब जो नई समीक्षा को पूर्णतः जिसने प्रतिष्ठित किया जॉन क्रो रैनसम भी रिचर्ड्स को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद जॉन क्रो रैनसम के अतिरिक्त एलन टेट, रॉबर्ट पेन वॉरेन, R.B. ब्लैकमर, आइवन विंटर और क्लिंथ ब्रुक्स आदि नए समीक्षकों में प्रमुख माने जाते हैं। मतलब ये सब नए समीक्षक हैं। एक्चुअली ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इसमें से कौन कौन समीक्षक हैं। ठीक है, तो इन लोगों के नाम दे देगा और कोई एक अलग नाम दे देगा तो फिर आपको पहचानना होगा। तो ये नाम थोड़े इम्पोर्टेंट है तो आप लोग याद रखिएगा। जॉन क्रो रैनसम तो हैं ही, उसके बाद
उसके बाद हैं एलन टेट, रॉबर्ट पेन वॉरेन, आर.पी. ब्लैकमर, आइवर विंटर और क्लिंट बुक्स। ठीक है, तो ये सब नए समीक्षक माने जाते हैं। ठीक है, सभी समीक्षकों ने कविता के साथ उसके भाषिक विश्लेषण पर भी बल दिया है। ठीक है, मतलब कविता के साथ उसके जो भाषा के विश्लेषण पे भी बल दिया है। इन सभी समीक्षकों ने कविता पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसके भाषिक विश्लेषण पर बल दिया। मतलब जितने भी समीक्षक उन्होंने कविता पर ही पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया है और उसी की भाषा का विश्लेषण किया है। ठीक है, उसके बाद रैनसम के अनुसार कविता की रूप रचना में शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेषण होता है। तो जब कविता की रूप रचना होती है उसमें शब्द विधान और अर्थ विधान दोनों का संश्लेषण यानी कि मिलना होता है। ठीक है, शब्द विधान, बिंब विधान और अर्थ विधान विचारात्मक है। इन दोनों का तनाव ही काव्य भाषा को अपेक्षित, जिसकी चाह या आशा भंगिमा प्रदान करता है। मतलब इन दोनों का जो तनाव होता है वही काव्य भाषा को अपेक्षित भंगिमा प्रदान करता है। मतलब जिसकी हमें चाह होती है वैसी भंगिमा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद एलन टेट के अनुसार कविता का अस्तित्व जिस संतुलन पर स्थित होता है वह उसके बहिरंग संतुलन पर स्थित होता है और वह उसके बहिरंग संतुलन और अंतरंग संतुलन के बीच घटित होता है। ठीक है, एलन टेट ने यहाँ संतुलन शब्द का प्रयोग बहिरंग संतुलन, अभिधेयार्थ को प्रकट करने वाला और अंतरंग शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाले के बीच पूर्ण सामंजस्य के अर्थ में लिया है। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट पेन वॉरेन की ख्याति आलोचना से अधिक कवि और उपन्यासकार के रूप में हुआ है। मतलब इनकी जो ख्याति है, मतलब जो प्रसिद्धि है वो आलोचना से अधिक एक उपन्यासकार और कवि के रूप में हुआ है रॉबर्ट पेन वॉरेन का। रॉबर्ट पेन वॉरेन ने काव्य भाषा में व्यंग, विरोधाभास और प्रतीक पर बल दिया है। मतलब इन्होंने काव्य भाषा में व्यंग, विरोधाभास और प्रतीक पर बल दिया है। उसके बाद आइवर विटर के अनुसार कवि अपनी भाषा में अविधार्थ और लक्ष्यार्थ का गुण संश्लेषण उपस्थित करता है। तो जो कवि होता है वो अपनी भाषा में अविधार्थ मतलब जो सीधा सीधा अर्थ होता है और लक्ष्यार्थ मतलब जो किसी बात को कहने का लक्षण होता है उसका गुण संश्लेषण उपस्थित करता है। मतलब दोनों को मिला के वो उपस्थित करता है। ठीक है, उसके बाद क्लिंट ब्रुक्स ने विसंगति को काव्य भाषा का प्रधान गुण माना है। उनके अनुसार विसंगति ही किसी कविता के संरचनात्मक ढांचे का मूल आधार है। ठीक है, तो मतलब किसी बात को सीधे सीधे ना कह के उसे पैराडॉक्स या विसंगति के रूप में कहना। ठीक है, उसके बाद आर.पी. ब्लैकमर के अनुसार सांकेतिकता ही काव्य भाषा का प्रधान गुण है। मतलब इनका मानना है कि जैसे हम कोई कविता लिख रहे हैं तो उसमें सांकेतिकता होनी चाहिए। मतलब पूरी बात कहानी की तरह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ संकेतों से कविता को समझाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें गति होती है। जहाँ अविधा समाप्त हो जाती है वहाँ सांकेतिक भाषा कार्य करती है। मतलब अविधा ठीक है लेकिन पूरा अविधा नहीं रहना चाहिए। अविधा के बाद थोड़ा कुछ सांकेतिक भी होना चाहिए कि मतलब पाठकों पे भी छोड़ा जाना चाहिए कि वो क्या मतलब अर्थ निकालते हैं। उसके बाद नई समीक्षा के उन्नायक काव्य भाषा के तात्विक विवेचन में एकमत नहीं है, किंतु नई समीक्षा की मूल प्रतिज्ञा काव्य स्वतः वस्तु है को लेकर पूर्ण सहमति है। ठीक है, नई समीक्षा प्रमुख तथ्य, नई समीक्षा के कुछ प्रमुख तथ्य हैं, वो क्या है? नई समीक्षा के कृतिकार से अधिक कृति को महत्व दिया जाता है। मतलब नई समीक्षा में कृतिकार से अधिक जो कृति है, जो लिखा है उन्होंने, जो रचना की है, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद इसमें कृति की रूप रचना, कृति की शब्दावली, शब्दों की बनावट, अर्थ की ढांचा, सादृश्य विधान, अर्थ निर्वाह आदि बातों पर विचार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या, कृति की रूप रचना, कृति की शब्दावली, उसके शब्दों पे ध्यान दिया जाता है, शब्दों की बनावट, फिर अर्थ का क्या ढांचा है, सादृश्य विधान, अर्थ निर्वाह आदि बातों पर विचार किया जाता है। उसके बाद नई समीक्षा में कृति के शब्द विधान, प्रतीक विधान, लय, शब्द भंगिमा, तनाव, विरोधाभास आदि पर ध्यान दिया जाता है।
मतलब इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद नई समीक्षा कलाकृति की अखंडता को स्वीकार करती है, मतलब कलाकृति की अखंडता को भी स्वीकार करती है। उसके बाद नई समीक्षा में कृति के विचार पक्ष वस्तु पक्ष दोनों को अलग अलग नहीं देखा जाता, दोनों की समन्वित इकाई उसे कृति बनाती है। कविता शब्द विधान और अर्थ विधान की सम्मिलित बनावट है, मतलब जो कविता है उसमें शब्द विधान भी होते हैं और अर्थ विधान भी। इसमें शब्द विधान प्रमुख होता है और वही काव्य को सौंदर्य प्रदान करता है। ठीक है, शब्द विधान प्रमुख होता है और वो काव्य को सौंदर्य प्रदान करता है। फिर नई समीक्षा रचना को शुद्ध रूप से देखने की पक्षधर है, मतलब जो नई समीक्षा है वो जो कृति है या रचना है लेखक की या कवि की, उसको वो शुद्ध रूप से देखने की पक्षधर है, ना कि कवि को, मतलब वो रचना को देखने की पक्षधर है ना कि कवि को। ठीक है, तो यहाँ पे ये नई समीक्षा समाप्त होती है। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।